बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमके एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड के। द फर्स्ट स्टेप इज राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आगे चल के देखेंगे। स्टेप 2 में हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू द एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, फिर हम एचेलॉन फॉर्म को यूज करते हुए बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स या लीडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं और फ्री वेरिएबल्स क्या होते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि कब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस आते हैं, कब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आता, नो सोल्यूशन आते हैं, और कब हमारे पास टू मैनी सोल्यूशंस आते हैं। सबसे पहले हम एक लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम ले लेते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आपको पता है कि जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है, जैसे कि ये है, तो हम इससे इस तरह से मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये हमारे सारे आ गए कोफिशिएंट्स 5, 4, 1 एंड 2। ये हमारे हैं वेरिएबल्स, फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल एक्स एंड वाई। एंड इज इक्वल टू के बाद हमारे पास है कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये इज इक्वल टू के बाद जो हमारे पास है 8 और 6, यानी कि कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ओके, जब हमने इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास यही फॉर्म बन जाएगी। लेट्स सी इट। 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 8। इसी तरह एक्स 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये हमने लीनियर सिस्टम से मैट्रिक्स इक्वेशन बना ली है। ओके, अब हम देखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम एक साइड पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं और राइट साइड पे हम कॉलम मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं। इट्स योर चॉइस, आप यहाँ पे लाइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, इट्स योर चॉइस। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हम सेकंड स्टेप करेंगे, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करेंगे तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि सिर्फ इक्वेशन की एक साइड पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं और दूसरे पे ना लगाएं, यानी कि इज इक्वल टू के इस तरफ, यानी कि कॉन्स्टेंट्स पे। तो इसीलिए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर हम एचएलएन फॉर्म बनाते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे ऑगमेंटेड फॉर्म बना ली है। लाइक 1 -1 1 8 2 3 -1 -2 3 -2 -9 एंड 9। दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको एचएलएन फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फर्स्ट पिवट। देखिए फर्स्ट रो में ये हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, तो ये हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट या पिवट बन जाएगा। ओके, फिर हम 2 और 3 को 0 बना देते हैं। एचएलएन फॉर्म के डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो यू कैन सी फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे हमने 2 और 3 को 0 बना दिया है। रो 1 को मल्टीप्लाई किया पहले -2 से और उसको रो 2 में ऐड कर दिया, और फिर हमने रो 1 को मल्टीप्लाई किया -3 से और उसको रो 3 में ऐड कर दिया। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यहाँ पे 1 को 0 बनाना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पिवट आ जाएगा, दूसरी रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, और फिर हमने यहाँ पे 1 को 0 बनाना है। 1 को 0 बनाने के लिए हमें सेकंड रो को 1/5 से -1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर हम R3 में ऐड कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा हो गया एचेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए, अब हम इसको दोबारा से इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 8 एंड 5y माइनस 3z इज इक्वल टू -18 एंड -57/5z इज इक्वल टू -57/5। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, हम लास्ट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। देखिए लास्ट इक्वेशन में हमारे पास z इज इक्वल टू समथिंग है, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो हम यहाँ से z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
ठीक है, z इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1। अब हम z पुट करेंगे, z की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे लाइक दिस। फिर हम y और z की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे लाइक दिस। दिस इज अवर सोल्यूशन। हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ गया है, y इज इक्वल टू -3 एंड z इज इक्वल टू 1। ये था हमारे पास यूनिक सोल्यूशन का केस। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हमारे पास एचेलॉन फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाए। पहले केस में, पिछले केस में आपने देखा हर कॉलम में पिवट एंट्री आ रही थी। ठीक है, 3 कॉलम थे, तीनों में पिवट एंट्री आ रही थी। लेकिन इस केस में हमारे पास ये पिवट है, ये पिवट है और ये पिवट है। ठीक है, जब हम इसकी इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे तो यू कैन सी हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारे पास 1 पिवट है, 2 पिवट है और z का कोफिशिएंट यानी कि ये 1 पिवट है। अब देखिए जो पिवट एंट्रीज हैं, पिवट एंट्रीज वाले जो वेरिएबल हैं यानी कि v, x और z, इन्हें हम कहेंगे बेसिक वेरिएबल्स। क्या कहेंगे इन्हें? बेसिक वेरिएबल्स। और बाकी के जो वेरिएबल्स हैं यानी कि w एंड y, यही दो बचे हैं ना। 3 हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स थे? 5, जिनमें से 3 हमारे पास पिवट वेरिएबल्स यानी कि बेसिक वेरिएबल्स या लीडिंग वेरिएबल्स थे। तो 3 - 5 इज इक्वल टू 2। बाकी के जो 2 बचेंगे उन्हें हम कहेंगे फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, फ्री वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज हम अपनी मर्जी से लेते हैं। ठीक है, अपनी चॉइस से लेते हैं। अब यहाँ से आप देखिए हमें z की वैल्यू मिल रही है 7, बिकॉज दिस इज बेसिक वेरिएबल और इसकी हमने अपनी मर्जी से नहीं लेनी, z की हमें वैल्यू मिलेगी 7। अब हम सेकेंड इक्वेशन में बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे ना। सेकेंड इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे और y की वैल्यू हम अपनी मर्जी से 0 लें, 1 लें, 2 लें, अपनी मर्जी से चूज कर लेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम x, y और z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और w की वैल्यू भी अपनी मर्जी से लेंगे। 0 लें, 1 लें, 2 लें, इट्स ओवर चॉइस और हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए हम चूंकि फ्री वेरिएबल्स यहाँ हमें मिल रहे हैं, हम y और w की वैल्यू 0 लेंगे, हमारे पास एक आंसर आएगा, एक सोल्यूशन सेट आएगा। 1 लेंगे, हमारे पास दूसरा सोल्यूशन सेट आएगा। तो ये वो केस है जहाँ पे हमारे पास टू मैनी सोल्यूशंस बनते हैं, एक से ज़्यादा सोल्यूशंस बनते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस बनते हैं। ओके, हर v, w और y की वैल्यू के लिए हमें एक अलग सोल्यूशन मिलेगा। ओके, अब हम देखते हैं वो केस जब हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इनकंसिस्टेंट केस होगा। अगर हमारे पास एचेलॉन फॉर्म इस तरह से बन जाए, ठीक है, यानी कि हमारा जो लास्ट रो है उसमें पिवट आए कांस्टेंट वाला नंबर, कांस्टेंट वाली एंट्री अगर पिवट बन जाए तो आप देखिए यहाँ पे बाकी सारे 0 हो रहे हैं, ये कांस्टेंट वाली एंट्री हमारी क्या बन रही है? पिवट बन रही है। तो इस केस में हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम लास्ट जो हमारी रो है उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 7, विच इज नॉट पॉसिबल। 0 इज नॉट इक्वल टू 7 एक्चुअली। तो यहाँ पे हमारे पास हम कहेंगे नो सोल्यूशन। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट इट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।